10 के एजेंडे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल दौरे पर है। आज दूसरा दिन है। वाराणसी के बाद जौनपुर और गाजीपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो जौनपुर के मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, विकास की योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी जानेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। और जनसभा के लिए जौनपुर में इस वक्त मंच सज चुका है और मंच को इंतजार है प्रदेश के मुखिया का, क्योंकि वहां से कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही वो गाजीपुर जाएंगे। गाजीपुर में भी उनका तमाम कार्यक्रम रहने वाला है, निरीक्षण कार्य रहने वाला है। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर काशी वापस लौटेंगे, जहां पर पीएम मोदी को लेकर Modi@20 पुस्तक का विमोचन करेंगे। और विमोचन करने के बाद लखनऊ वापस आ जाएंगे। तो ये वो तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। तो लगातार पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। पूर्वांचल हो या पश्चिम हो, हर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार हर क्षेत्र में खुद जा रहे हैं, तमाम कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से, क्योंकि अब जौनपुर से गाजीपुर उनका दौरा होने वाला है और वहां पर भी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अधिकारियों से निरीक्षण, इसके साथ ही जो वहां पर कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से उसके बारे में जानेंगे। आसिफ, अभी क्या कुछ तैयारियां वहां पर, इसके साथ ही अधिकारी अभी अलर्ट मोड पर होंगे क्योंकि कुछ घंटे बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल बता दूं, सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर 1 बजे उनका दौरा है, जो पुलिस लाइन हेलीपैड बना हुआ है, वहीं सीधे उतर के पीजी कॉलेज में पहुंचेंगे और 1 घंटा 45 मिनट जो गाजीपुर पीजी कॉलेज में रहेंगे और स्वर्गीय राजेश्वर सिंह उनका मूर्ति का अनावरण करेंगे और सौगात भी देंगे। हो सकता है गाजीपुर जाते समय कुछ गाजीपुर के लिए सौगात देते चले जाएं। वही अधिकारियों के साथ ब्रीफ भी करेंगे और तमाम उनके साथ दिग्गज भी नेता भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आसिफ, और देखिए इंतजार यही है कि गाजीपुर कब पहुंचेंगे और गाजीपुर वासियों को भी यही इंतजार होगा कि जब प्रदेश के मुखिया वहां पहुंचेंगे तो कितनी परियोजनाओं की सौगात देते हैं, गाजीपुर वासियों के लिए क्या सौगात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इन तमाम जो जानकारी लगातार दे रहे हैं हमारे सहयोगी, लगातार न्यूज़ 1 इंडिया के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सीएम योगी आदित्यनाथ की हर एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। दरअसल 2024 की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की गोपनीय टीम पूरी इस रिपोर्ट को तैयार कराएगी। टीम ये देखेगी कि आखिर कौन सा सांसद जनता के बीच में रहकर काम कर रहा है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7 बिंदु हैं जिन पर बीजेपी अपने सांसदों का पूरा रिपोर्ट कार्ड अब तैयार करने जा रही है। गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर ही लोकसभा का टिकट बांटा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल के अंदर सांसदों ने कितना काम किया है उसको लेकर के अब पूरी रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। 2019 में आखिरी चुनाव हुए थे लोकसभा के और अब तैयारी की जा रही है सीधा 2024 के लिए। तो सीधे तौर पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर और इसके अलावा पूरे देश में हर तरफ अगर देखा जाए तो ये तैयारी की जा रही है। सांसदों की जो पूरी रिपोर्ट कार्ड है, उन्होंने जनता के बीच में रहकर के कितना काम कराया है, कहीं पर नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं है किसी सांसद की, तो ऐसे में कहीं पर सांसद के खिलाफ नाराजगी तो नहीं है। तो सांसदों का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके देखा जाए तो 2024 की तैयारियों में अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है और सांसदों के अब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। क्या कि सांसदों ने पिछले जब उन्हें चुना गया तो तब से लेकर अब तक सांसदों ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, कहीं से उनकी नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 बिंदु हैं जिन पर यह रिपोर्ट तैयार होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 2024 का लोकसभा चुनाव पास आ रहा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये देखना चाहती है कि कौन से ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया नहीं किया, जनता उनसे कितनी खुश है, कौन सी ऐसी परियोजनाएं थी जिसमें सांसद का सीधे तौर पर हस्तक्षेप रहा या सांसद के हस्तक्षेप की वजह से वो योजना पूरी की गई, अपने क्षेत्र के कितने लोगों को लाभ पहुंचाया। क्योंकि एक सांसद निधि भी सांसदों के पास होती है जिसमें सांसद अपनी निधि से काम करा सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि प्रदेश
प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर सांसदों के क्षेत्र की कोई समस्या है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए भी उन चीजों को हल करा सकते हैं। केंद्र सरकार से अगर कोई मदद उनको चाहिए तो उसके लिए भी वो केंद्र सरकार से अपने क्षेत्र के लिए मदद ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे बिंदु होंगे जिसको लेकर अब बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। रिपोर्ट कार्ड के जो 7 बिंदु हैं उनमें बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, खास तौर पर कि सांसद ने अपने क्षेत्र को कितना समय दिया। दूसरा बिंदु बड़ा यह होगा कि क्षेत्र की जनता उनसे कितना संतुष्ट है। तीसरा बिंदु होगा कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उन्होंने अपनी जनता को पहुंचाया, जनता के लिए वो कितना उपलब्ध रहे। ये बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जिसको लेकर सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। और रिपोर्ट कार्ड महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2024 में जब सांसदों के टिकट फाइनल होंगे उस दौरान इस रिपोर्ट कार्ड को देखा जाएगा। सीधे तौर पर जो सांसद इस रिपोर्ट कार्ड पर खरे नहीं उतरेंगे वहां के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है। वजह यही होगी कि ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो जनता के बीच में स्वीकार्य हो, जिसने लोगों के लिए काम किया हो, जो पार्टी की झोली में वो सीट जिताकर डाल सकता हो। सीधे तौर पर ऐसे लोगों को बीजेपी 2024 में प्रत्याशी बनाएगी। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें ऐसे सांसद जो अपने क्षेत्र नहीं गए, अपने लोगों का काम नहीं किया, जिनको लेकर लोगों में नाराजगी है, ऐसे लोगों को 2024 में टिकट ना दिया जाए। ये बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर बीजेपी ये रिपोर्ट कार्ड तैयार कराने जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश भी यही होगी कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए ताकि 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में गेन की जाएं। और उसी कहीं ना कहीं मंशा के साथ बीजेपी ये रिपोर्ट कार्ड सांसदों का तैयार कराने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मोर्चे पर जुटी हुई है यूपी बीजेपी। भाजपा की क्षेत्रवार बैठकों का आज तीसरा दिन है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तो गोरखपुर में गोरखपुर क्षेत्र की बैठक लेंगे संगठन महामंत्री धर्मपाल। तो 11 और 12 सितंबर को बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होगी। 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर पर यह बैठक होगी। तो वहीं बैठकों के बाद सभी नगरीय निकाय में चुनाव संयोजक होंगे नियुक्त। तो देखिए, निकाय चुनाव आने वाला है और 4 से 5 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले बीजेपी अब अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसलिए बीजेपी को जाना जाता है चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और देखिए, अभी से बीजेपी की तरफ से, संगठन की तरफ से ये तैयारियां शुरू कर दी गई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से कौन सी रणनीति बनाई जाए कि ताकि इस निकाय चुनाव में बीजेपी को सफलता हासिल हो। और कहीं ना कहीं अगर इस सफलता से आगे आने वाले 2024 चुनाव को लेकर उनकी एक जो मॉरल बूस्टअप होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसके साथ ही साथ एक परीक्षा के तौर पर भी निकाय चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले 2024 चुनाव पर भी पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है किसी भी तरह की कोई गलती की जाए, किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरती जाए। इसीलिए जब से प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ है और देखिए तब से एक के बाद एक दौरा उनका लगातार जारी है। हर क्षेत्र में जाकर दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ रणनीति बनाई जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, नगर निकाय चुनाव को अभी 4 से 5 महीने बाकी है और देखिए बीजेपी लगातार एक्टिव मोड पर आ गई है। हम जानते हैं कि चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन एक कहीं ना कहीं परीक्षा के तौर पर निकाय चुनाव होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में बीजेपी को केवल पास नहीं होना है, अव्वल आना है और उसी की तैयारी में बीजेपी जुटा हुआ है। एसके, तो एसके से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह निकाय चुनाव होने वाला है उसको लेकर भाजपा क्षेत्रवार बैठकों का आज तीसरा दिन है और लगातार प्रदेश अध्यक्ष हो, फिर महामंत्री हो, हर कोई क्षेत्रवार बैठक कर रहा है। एक गोरखपुर में बैठक का आयोजन किया गया जहां धर्मपाल मौजूद है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है जो लगातार संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। तो बिल्कुल देखा जाए, अब 4 से 5 महीने का ही वक्त रह गया है नगर निकाय के चुनाव में और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में इस वक्त जुटी हुई है।
बैठकों के बाद में सभी नगरीय निकाय में चुनाव संयोजक भी नियुक्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश बीजेपी इस वक्त जुटी हुई है। बीजेपी की क्षेत्रवार बैठकों का आज ये तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी तमाम बैठकें होंगी। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो बैठक लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गोरखपुर क्षेत्र की बैठक लेंगे संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी। और 11 और 12 सितंबर को बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक भी होनी है। तो नगर निकाय को लेकर के ये तैयारियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर की बैठकें होंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, नगर निकाय चुनाव है और इसको लेकर देखिए तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। हम सब जानते हैं बीजेपी किस तरह से चुनावी मोड में रहती है, चुनाव छोटा हो या बड़ा हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है। लेकिन अब सबसे बड़ा ये निकाय जो चुनाव होने वाला है वो एक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है और बीजेपी इसे परीक्षा में पास होने से ज्यादा अव्वल आने पर विश्वास कर रही है और इसीलिए तैयारियों में जुटी हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी हमेशा एक्शन और इलेक्शन के मूड में रहती है। चाहे वो चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें गेन की जाए, ज्यादा प्रत्याशी अपने जिताए जाएं और कहीं ना कहीं इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी रहती है। क्योंकि अगर हम 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर देश का चुनाव होगा और बीजेपी की कोशिश भी यही होगी कि 2014 या 2019 जैसी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में दोहराई जाए। और चूंकि उसके पहले ये निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है, 17 निगम और 200 से ज्यादा ऐसे निकाय हैं। बीजेपी इनका टारगेट बनाकर चल रही है, जिसको लेकर लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। हमने देखा है चाहे वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक हो जिसको धर्मपाल ने किया, उसके अलावा अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो पश्चिम क्षेत्र की बैठक जहां भूपेंद्र चौधरी ने खुद पहुंचकर की, उसके अलावा धर्मपाल सिंह पहले भी कर चुके हैं। अब अवध क्षेत्र की बैठक है जिसमें आज अवध क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, जो सेक्टर प्रभारी हैं और जिला प्रभारी हैं, उनको बुलाया गया है। निश्चित तौर पर उनके साथ एक मंथन होगा। मंथन ये होगा कि पार्टी की रणनीति क्या है, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाना है, प्रत्याशियों का चयन किन आधार पर करना है और सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री बीजेपी को अपने किसी सगे संबंधी या अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की मांग ना करे। तो इसको लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन होगा कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस तरीके की टिकट की मांग कर रहा हो। क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि नए चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करते रहे, पार्टी के लिए हमेशा अपने दिन रात एक करते रहे, उनको इस जरिए से संतुष्ट किया जाए। और जो सांसद, विधायक या मंत्री हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का, अपने जो जिले हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके किसी घर के व्यक्ति को टिकट ना मिले। साथ ही साथ कोई भी पार्टी पदाधिकारी निर्दलीय तौर पर भी उसका रिश्तेदार या उसका कोई सगा संबंधी चुनाव न लड़े। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। अलग अलग जो बीजेपी के क्षेत्र हैं, चाहे वो बुंदेलखंड, कानपुर हो, काशी हो, अवध हो या उसके अलावा पश्चिम हो, पूर्वांचल हो, इन सभी क्षेत्रों की बैठकों का दौर लगातार जारी है। उस क्षेत्र में जहां आज जो अवध क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भूपेंद्र चौधरी बैठक करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश भी होगी कि इन सारे मुद्दों को लेकर बताया जाए पार्टी पदाधिकारियों को क्या रणनीति है, कैसे लोगों के बीच जाएं, कैसे पार्टी प्रत्याशियों का चयन करें, कौन से ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी छवि अच्छी है। इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और हम कहें कि निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने की कोशिश होगी ताकि सभी 17 नगर निगम और बाकी के जो 200 के करीब निकाय हैं उन सभी पर बीजेपी कहीं ना कहीं कमल खिला सके। जी बिल्कुल एसके, और देखिए बीजेपी को पता है कि अगर वो निकाय चुनाव जीतती है तो आगे आने वाले 2024 चुनाव में उसको इसका कितना फायदा होगा और इसीलिए शायद अभी से वो उस तैयारी में जुट गई है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर आवासीय जमीन पर खड़े 70 होटलों पर अब बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। कारोबारियों का पक्ष सुनने के बाद में सील किया जाएगा इन होटलों को। ध्वस्तीकरण आदेश है, होटल को गिराने के लिए धारा 27 का भी नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। होटल नेवारा स्वीट्स अग्निकांड के बाद में एलडीए ने पूरी अब सख्ती जो है वो शुरू कर दी लखनऊ के अंदर। शहर में करीब 140 अनाधिकृत होटलों पर ये सख्ती शुरू हुई है। राजधानी में 70 होटल आवासीय जमीन पर बने हुए हैं जिन पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का जो खतरा है वो इस वक्त मंडरा रहा है।
और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, अगर देखा जाए तो पहले एक होटल में अग्निकांड होता है, उसके बाद में एलडीए जो पूरा प्रशासन है वो जागता है, और बाकी जो होटल बने हुए हैं जो कि स्वीकृति उन्हें नहीं मिली है या आवासीय जगह पर वो बने हुए हैं, अब कहीं ना कहीं ये सख्ती नजर आ रही। लेकिन अगर शायद ये सख्ती पहले से नजर आती, ये सख्ती पहले ही अपनाई जाती तो हादसा नहीं होता। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सही कहा, और लगातार इन सारी चीजों को लेकर, चाहे वो एलडीए हो, चाहे वो नगर निगम हो, पुलिस प्रशासन हो, फायर विभाग हो, उन सभी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और लगातार जांच के बाद कहीं ना कहीं अफसरों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लखनऊ विकास परिषद के अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जिसके बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण मतलब एलडीए पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। और 150 से ज्यादा राजधानी लखनऊ के होटल अब उसके टारगेट पर आ गए हैं, जिसमें से 70 होटल ऐसे हैं जो कि आवासीय भूमि पर खड़े हैं। मतलब सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जब कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए लैंड यूज चेंज कराना होता है, मतलब जमीन का उपयोग आप किस लिए कर रहे हैं ये बताना होता है। उसके लिए एलडीए से अनुमति लेनी होती है, पूरी प्रशासनिक एक प्रक्रिया होती है, तब लैंड यूज चेंज होता है। उसके बाद आवासीय स्तर पर अगर यह समझा जाता है कि वहां पर किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी की जरूरत है या की जा सकती है, उस हिसाब से उस पर अनुमति दी जाती है। लेकिन 70 ऐसे होटल्स हैं जो कि आवासीय भूमि पर हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटी लगातार उसमें चल रही, मतलब सीधे तौर पर वहां होटल नहीं हो सकते, लेकिन बावजूद इसके वो चल रहे हैं, जिसको लेकर एलडीए अब उनको नोटिस देने जा रहा है। हालांकि इसमें एक चीज जरूर होगी, क्योंकि शासन से भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कारोबारी को जांच के नाम पर सताया ना जाए, जिसको लेकर अब इन कारोबारियों को नोटिस होगा। नोटिस के बाद उनकी बात सुनी जाएगी। सुनने के बाद अगर वो वाजिब दबाव और वाजिब दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उसके बाद ऐसे होटलों के सीलिंग और साथ ही साथ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे होटल्स हैं जो कि जो मानक हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ जो दिशा निर्देश थे वो पूरी तरीके से अनुपालन में नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा वो आवासीय भूमि पर खड़े हैं, क्योंकि अगर हम लेवाना की बात करें तो वो भी आवासीय परिसर था, लेकिन वहां कमर्शियल एक्टिविटी लगातार की जा रही थी। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर एलडीए अब लगातार बिल्कुल सतर्कता बरत रहा है और कोशिश की जा रही है कि ऐसे सभी होटल्स और जो भी प्रतिष्ठान हैं जो इस पूरे क्रम में आते हैं उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। और कहीं ना कहीं वो एक्शन अब जल्द ही दिखाई देगा, जिसमें 70 से ज्यादा ऐसे होटल्स हैं जिनके सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया एलडीए शुरू करने वाला है। हालांकि नोटिस जा रही हैं, जिसके बाद व्यापारियों का पक्ष सुना जाएगा। पक्ष सुनने के बाद आगे का दिशा निर्देश जारी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज यात्रा नगर कोइल में स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन चलेगी। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के 3570 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा रहने वाली है। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर यात्रा की शुरुआत की थी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो पद यात्रा हर दिन 2 चरणों में होगी। पहला चरण सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक, तो वही दूसरा चरण दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक होगा। कांग्रेस नेता हर दिन लगभग 22 से 25 किलोमीटर चलेंगे। इस यात्रा में कांग्रेस नेता 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इस दौरान राहुल गांधी ना किसी होटल में रुकेंगे और ना ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। वहीं एक कैंप का वीडियो सामने आया है जहां सभी नेता रुक रहे हैं। वहां टॉयलेट, कंटेनर और डाइनिंग हॉल और कंटेनर लगाए गए हैं। इसमें 12 बेड, 4 बेड, 2 बेड और 1 बेड शामिल है। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हो चुकी है। आज तीसरा दिन है। कन्याकुमारी से ये शुरुआत हुई थी और लगभग 22 से 25 किलोमीटर हर दिन चली जाएगी ये यात्रा। और लगातार देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक कंटेनर तैयार किया गया है और इसी कंटेनर में राहुल गांधी रहेंगे। इसके साथ ही एक कार्यकर्ताओं का भी एक कैंप लगाया गया है जिसमें वो ठहरेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ना किसी होटल में रहेंगे, ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। उनके लिए एक ग्रामीण तौर पर जिस तरह एक झलक देने के लिए एक कंटेनर तैयार किया गया है जिसमें गाँव की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उसी कंटेनर में वो रहेंगे। वहां पर एक बाथरूम भी है और वॉशरूम का भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही वहीं पर वो आराम करेंगे और हर दिन अलग अलग जगह पर ये कंटेनर रुकेगी ताकि जनता से भी उनका जुड़ाव हो सके, उनकी बातचीत हो सके।
और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन 96 साल की उम्र में हुआ है। महारानी एलिजाबेथ II का निधन, एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी का भी अब ऐलान हो चुका है। प्रिंस चार्ल्स बने हैं ब्रिटेन के नए महाराजा। महारानी एलिजाबेथ के बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, जो अब ये पूरी विरासत संभालेंगे। सदियों से ये प्रोटोकॉल के चलते ही गद्दी मिली है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी का भी ऐलान हो चुका है। प्रिंस चार्ल्स बने हैं ब्रिटेन के नए महाराजा। 21 अप्रैल 1926 को उनका जन्म हुआ था। 20 नवंबर 1947 को ग्रीक और डेनमार्क की प्रिंस फिलिप 1945 में WW1 में ब्रिटिश सेना की महिला ब्रांच में शामिल हुई। 6 फरवरी 1952 में पिता के निधन के बाद महारानी बनी थी एलिजाबेथ II। 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबेला 6 फरवरी 2012 को शासन के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली भी मनाई गई थी। और अब तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला सम्राट बनी है एलिजाबेथ II। तो 96 साल की उम्र में एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। आपको बता दें 70 सालों तक उन्होंने गद्दी संभाली और इतने लंबे समय तक गद्दी संभालने वाली पहली महिला बनी है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में लगातार अवैध रूप से अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामला वसुंधरा में भी देखने को मिला है। न्यूज़ 1 इंडिया के गाजियाबाद संवाददाता जितेंद्र गौतम ने वसुंधरा के आयुष क्लिनिक का रियलिटी चेक किया, जिसमें लगभग 5 बेड की सुविधा भी उपलब्ध थी, लेकिन अग्निशमन उपकरणों की हालत खुद मरीजों जैसी थी। उपकरणों के नाम पर सिर्फ 2 छोटे आग बुझाने वाले सिलेंडर लगाए गए थे, जो कि 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जहां एक और फायर विभाग लगातार ऐसे अस्पतालों और क्लिनिक को नोटिस भेज रहा है, उसके बावजूद अस्पतालों के मालिकों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार पड़ताल कर रहा है और रियलिटी चेक कर रहा है। आखिरकार गाजियाबाद में ऐसे कितने अस्पताल मौजूद हैं जिनके पास फायर विभाग की एनओसी मौजूद नहीं है, जिसके चलते हम वसुंधरा पहुंचे हैं और यहाँ आयुष हॉस्पिटल मौजूद है। बोर्ड आप देख सकते हैं और साथ ही किस तरह के डॉक्टर यहाँ पर हैं, क्या क्या सुविधा यहाँ पर है, तमाम चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं। और अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं, जो भी मिलता है उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वो भी इसी तरह से जो भी सारे मानक हैं उनके हिसाब से सही उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि क्या इनकी स्थिति है फिलहाल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर राजीव। आप यहाँ क्या हैं? मैं यहाँ का डायरेक्टर ही हूँ, मेन जो है हेड हूँ। अच्छा, आप यहाँ के हेड हैं। आपके पास हॉस्पिटल चलाने के लिए फायर विभाग से एनओसी है या नहीं? मेरे पास एनओसी नहीं है। ये जो सिलेंडर है उसकी फीस जमा करने का ये सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। जो आप वहाँ से उपकरण लेते हैं ये उसकी फीस है? नहीं, उपकरण नहीं लेते हैं। जो इसकी हर साल फीस जमा होती है, जो छोटा हॉस्पिटल है जिसमें सिलेंडर लगे हुए हैं हमारे, उसकी फीस जो है जमा होती है, वो जमा कराई हुई है जो है इन्होंने, फायर वालों ने। उसका ये मेरे पास पेपर है। अच्छा, ये इनका पेपर है, एक बार देख लीजिए। अच्छा, एक सवाल अभी भी वही है, क्या आपके पास फायर एनओसी है या हाँ या ना? एनओसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कहते हैं? एनओसी नहीं है, जिसपे कि ये छोटी बिल्डिंग है और उस पे जो है उनका जो एनओसी नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है 2 गेट होने चाहिए, उसके मानक पूरे नहीं है। समझे? जो फायर वाले कहते हैं कि इसके मानक पूरे नहीं है, इस वजह से एनओसी नहीं देंगे। अच्छा, ऐसे में आपको नहीं लगता अगर कभी भगवान न करे आगजनी हो जाए तो आप अपनी जान के साथ साथ? हमारा छोटा हॉस्पिटल है जो है, 5 बेड हमारे यहाँ पे है और जो है नीचे में जिसमें सिलेंडर लगे हुए हैं। चलिए, इनका कहना है छोटा हॉस्पिटल है। एक बार हॉस्पिटल के अंदर भी चलते हैं और यहाँ से एक बार रियलिटी चेक करते हैं क्या क्या इनके पास, जिस तरह के सिलेंडर की बात कर रहे हैं आग बुझाने वाले, वो किस तरह के उपलब्ध हैं। अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए हैं, 2 से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और यहाँ पर एक यहाँ इस तरह का सिलेंडर रखा हुआ है और जिसकी डेट आप देखेंगे तो ये भी एक्सपायर हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो डेट है ये लगभग 2 साल पुराना सिलेंडर है जो पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है। इसकी डेट 2020 में एक्सपायर हो चुकी थी और 2019 में इसको रिफिल किया गया था। अभी हमने सिलेंडर देखा, इसकी डेट हमने देखी, इसकी एक्सपायरी डेट 2020 है, 2019 में रिफिल किया गया था। 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? नहीं, रिफिल करा रहे हैं, इसको जो है रिफिल हो जाएगा।
रिफिल हो जाएगा। ये तो इसमें रिफिल हर साल होता है। अच्छा, 2 साल से नहीं हुआ है, इसकी क्या है लग ना? रहा है? इसमें हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कब कराएंगे आप? आज ही हो जाएगा ये रिफिल। चलिए देखिए, न्यूज़ वन इंडिया की टीम जब पहुंची है उसके बाद इनका कहना है हो जाएगा, आज रिफिल करा रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई गाजियाबाद में जिस तरह से हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्या उसमें जाना मरीजों के लिए कितना सुरक्षित हो सकता है। गाजियाबाद में ऐसे हॉस्पिटल और क्लिनिक भी बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं जिनके पास ना ही रजिस्ट्रेशन है और ना ही फायर एनओसी मौजूद है। अगर आपको मैं अंदर से तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फायर के जो इंतज़ाम होते हैं, फायर इक्विपमेंट के इंतज़ाम होते हैं, उसके नाम पर सिर्फ एक यहाँ पर छोटा गैस सिलेंडर रखा हुआ है और जिसकी डेट जो है 10/7/22 है, जो कि डेट अभी एक्सपायर हो चुकी है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ पर जो आग बुझाने के लिए सिलेंडर रखा गया है वो भी एक्सपायर हो चुका है और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एक और तो फायर एनओसी नहीं है और उसके बावजूद अगर यहाँ बात करें तो फायर इक्विपमेंट के नाम पर सीधा साफ लापरवाही देखने को मिलती है। तरह के जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर क्लिनिक चल रहे हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि आग की घटनाएं पहली नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद एक्शन लिए गए हैं और ऐसी क्लिनिकों को, हॉस्पिटलों को बंद भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या खबर चलने के बाद प्रशासन जागता है। ऐसे ही आपने लगातार देखा होगा, हम लगातार मुहिम चला रहे हैं और हमारी मुहिम के बाद ही गाजियाबाद प्रशासन जागा है और इन अस्पताल और क्लिनिक को लगातार नोटिस जारी कर रहा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वन इंडिया। चलिए 10 के एजेंडे में हम दोनों के साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।